देखो तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है एक्सप्रेशन टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या फिर एडिशन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद ही हमको वेक्टर ही मिलेगा, तो हमको उसका फाइंड करना होगा मैग्नीट्यूड प्लस हमको फाइंड करना होगा उसका डायरेक्शन। तो इसके लिए हमने लिया है दो वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और जिनका मैग्नीट्यूड हमने शो किया है ए एंड बी से। आप बोल सकते हो कि ये जो मेरे दो वेक्टर ए और बी हैं वो एक हमने बनाया है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, उसके दो एडजेसेंट साइड भी शो कर रहे थे, तो उनका जो लेंथ होगा साइड ऑफ पी क्यू वो भी वही होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और जो लेंथ होगा साइड पी एस का वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आप वैसे भी बोल सकते हैं। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, तो हमको इस दो वेक्टर का पता है मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल पता है हमको। ओके, तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो इसका डायगोनल होगा, चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायगोनल। ये जो डायगोनल है ना ये हमको देगा इसका नेट वेक्टर, या ये हमको देगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। चलो मैं इसको लिखता हूँ आर वेक्टर से। तो जो लेंथ ऑफ पी आर आएगा, लेंथ ऑफ पी आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, और हमने ये भी मान के रखा है कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है पी आर, उसने ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया है अल्फा, क्योंकि हमको इसका फाइंड करना होगा डायरेक्शन भी। तो ये जो पी आर वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया है अल्फा, और हमको सबसे पहला काम हमको लेंथ फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है पी आर का। यहाँ पे हमने यूज किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और बोला कि ये जो आपका लाइन था ना पी क्यू, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, आप इसको करो एक्सटेंड अप टू कुछ ऐसा पी क्यू इज एक्सटेंडेड अप टू पी टी। तो मैंने इसको टी तक किया है एक्सटेंड। अब इस आर से इस टी पे एक ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। ये मैं बस कर रहा हूँ यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूविंग, ताकि हम लोग फाइंड कर सकें एक्सप्रेशन फॉर पी आर। तो मैंने पी क्यू को किया है एक्सटेंड अप टू पी टी, एंड आर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टी पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम था, तो अगर ये एंगल आपका है थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल था थीटा, तो ये भी एंगल आपका आने वाला है थीटा। उसके अलावा अगर लेंथ ऑफ साइड पी एस इज मॉड बी, तो लेंथ ऑफ साइड क्यू आर इज ऑल्सो मॉड बी। या आप सिंपल कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो उसको आप खाली बी से भी लिख सकते हो। तो चलो मैं लिखता हूँ खाली बी से, ओनली बी। तो लेंथ ऑफ क्यू आर इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, या कॉस लिखो, साइन नहीं कॉस लिखो, आप कॉस थीटा आप लिखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर कॉस थीटा, एंड क्यू आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो ये हमको मिल गया है क्यू टी बी कॉस थीटा। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी टी आर, सब लोग देखो ध्यान से, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी टी आर हमको फाइंड करना था पी आर। तो देखो उस राइट एंगल ट्रायंगल पी टी आर में ना पी आर उसका डायगोनल है, पी आर इज द डायगोनल ऑफ ट्रायंगल पी टी आर। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे कि पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे आर टी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, तो अगर क्यू टी तुम्हारा आया है बी कॉस थीटा, तो सिमिलरली तुम फाइंड कर सकते हो जो तुम्हारा आर टी आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। तो इस बार चेक करना, देखना वही आएगा बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो पी टी का होल स्क्वायर, और देखो तो हम लोग पी टी को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी। मैंने पी टी को लिखा पी क्यू प्लस क्यू टी, तो इसका होल स्क्वायर प्लस हमको तो और यहाँ पे आर टी हमको मिलेगा, तो ये आर टी का होल स्क्वायर। अभी जो पी आर था आपका, पी आर वो क्या है, पी आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप उसको मॉड आर से भी लिख सकते हो कि मॉड आर का होल स्क्वायर, या आप सिंपली इसको केवल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके।
और ये आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सप्रेशन है पी क्यू प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर। अब पी क्यू कितना होगा, पी क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हम लिखेंगे ए प्लस क्यू टी हमने अभी जस्ट फाइंड किया था बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस आर टी कितना है, आर टी आया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस अब तुमको बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो कैसे इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में करूँगा ब्रेक, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा और करूँगा सिंप्लीफाई, तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab कॉस थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड दिस इज द आर स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना था रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम वो लिखेंगे कि मॉड आर या फिर ओनली आर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड ये तुम्हारा आया पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि हमको अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, देखो यहाँ पे ए और बी क्या था, ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इनके बीच का हमको एंगल पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नेट वेक्टर हमको मिलने वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आप लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। अब तुम लोग ये हमेशा ही याद रखना ये फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये फार्मूला आसान भी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला था उसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब हमको इसका फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शन भी, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ही है, तो हमको इसका फाइंड करना होगा डायरेक्शन। देखो मैंने उसके लिए मान के रखा था, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो उसके लिए मैंने मान के रखा था कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आर, वो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया है अल्फा। तो देखो फिर से इन ट्रायंगल पी टी आर हम लोग tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, देखो तो tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी टी, मतलब कि हम लिखेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू, और जो आर टी आया था वो आपका कितना आया था, वो आया था बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई जो तो आपका पी टी आया था वो आया था ए प्लस बी कॉस थीटा, तो चेक करो ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन फॉर tan अल्फा। और यहाँ से तुम फाइंड कर लेना अल्फा का वैल्यू, कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा हो। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विथ ए वेक्टर। अब मान लो कि हमको अगर मिल गया है कि एंगल विथ ए वेक्टर, तो थीटा में से हम लोग ये अल्फा को माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। अब तुम लोग सुनो कि कैसे हमको इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो देखो इसको याद रखने का तरीका, हमको फाइंड करना था एंगल विथ ए वेक्टर, हमको फाइंड करना है एंगल विथ ए वेक्टर, वही था ना अल्फा। तो हमने क्या बोला कि ऊपर तुमको लेना है दूसरा वेक्टर, कि हमको अगर एंगल फाइंड करना हो विथ ए वेक्टर तो ऊपर हम लेंगे बी वेक्टर, तो देखो ऊपर में क्या है बी साइन थीटा एंड बाई नीचे में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जिसके साथ हमको एंगल फाइंड करना हो वो नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लो कि हम बोलते कि बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो तब हम लोग यहाँ पे लिखते कि tan बीटा बराबर, तो हमको एंगल फाइंड करना था विथ बी वेक्टर, तो ऊपर होता ए, तो ऊपर लिखते ए साइन थीटा, मतलब जहाँ पे ए था वहाँ कर दो बी, जहाँ पे बी था वहाँ कर दो ए, तो आएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। बस तुम लोग इसको ऐसे ही याद रखना, जिसके साथ मेरे को एंगल फाइंड करना हो ऊपर उसका वैल्यू उन्होंने नहीं लेंगे। तो हालांकि तुम अगर एक बार अल्फा फाइंड कर लेते हो तो बीटा के लिए सिर्फ तुमको थीटा माइनस अल्फा करना होगा, तो वहाँ से भी तुमको मिल जाएगा बीटा,
या मान लो कि अगर तुमको क्वेश्चन सिर्फ बीटा ही पूछा है तो तुम एक स्टेप में ही बीटा के लिए a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा भी कर सकते हो। तो ये हमने फाइंड किया है tan अल्फा tan बीटा। तुम अगर ध्यान से देखो तो हम इस एंगल को साइन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, हम इस एंगल को साइन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो तो क्या हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी आर। देखो तो आर टी डिवाइडेड बाई पी आर हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं अल्फा को। अब आर टी क्या है, आर टी हमने तो अभी जस्ट फाइंड ही किया था, क्या था, बी साइन थीटा। एंड पी आर क्या है, पी आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमने जस्ट फाइंड किया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि बी साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज साइन अल्फा। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, याद रखना। देखो यहाँ भी हमको फाइंड करना था एंगल विद ए वेक्टर, तो ऊपर में बी ही है, तो यहाँ पे है बी साइन थीटा बाई आर जब हम लोग साइन ले रहे हैं, और जब tan लिए थे तो था बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस। तो तुमको जो अच्छा लगे तुम लोग वो याद रखना। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई आर। हो गया। हमको तो ये जो साइन वाला फॉर्म है वो आसान लगता है, तुम लोग को जो अच्छा लगे तुम लोग वो करना। या एक बार चेक करना कि तुमको ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में साइन के टर्म में दिया है कि tan के टर्म में दिया है। तो अगर tan के टर्म में दिया हो तो फिर तुम लोग तो tan वाला ही यूज करना। बोलो ये सब याद रहेगा ना। देखो ध्यान से, अच्छा हाँ, तुम लोग जब भी ना दो वेक्टर को एडिशन करना तो याद रखना कि दोनों वेक्टर मेरा सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर रहा हो वो रिप्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स में कर रहे हैं ऐड वेलोसिटी को, फोर्स में तुम लोग फोर्स को ही ऐड करना। तो ये तुम्हारा एडिशन का, और सब्ट्रैक्शन में भी यही है जो मैंने तुमको बताया था यूनिट एंड डिमेंशन में। तो पहला पॉइंट तो वही था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने तुमको अभी बोल दिया है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं स्पेशल केस का। तो हमने जो अभी सीखा फॉर्मूला कि r बराबर मतलब कि जो नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं, आगे और भी तुम्हारे तरीका आएगा वेक्टर को ऐड करने का, तो ये वाला हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको दो वेक्टर दिया रहे और दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तब हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये हमने सीखा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखें और उनके बीच का एंगल चेंज करें तो भी क्या होगा, तो भी उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, क्योंकि आपका कॉस थीटा का वैल्यू चेंज करेगा। मतलब कि यहाँ से हम लोग श्योर हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा मेरा आर का वैल्यू आने वाला है मैक्सिमम, एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा मेरा आर का वैल्यू आने वाला है मिनिमम। तो हम लोग जा रहे हैं वही खोजने। तो देखते हैं कि कब होगा इन दो वेक्टर के समेशन का मैक्सिमम, कब होगा इन दो वेक्टर के समेशन मैक्सिमम। आपको ए और बी चेंज नहीं करना है, आपको दो वेक्टर आपको सेम रखना है, उनके बीच का बस एंगल चेंज करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज +1। और इस थीटा का वैल्यू +1 तब होता है, और हमने तुमको ये भी कहा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होता है। तो 0 से 180 के बीच में कॉस थीटा का वैल्यू +1 होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो मतलब कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए उस केस में हमको इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलने वाला है। और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ये ए वेक्टर और ये आपका जो बी वेक्टर है वो भी इस तरफ ही होना चाहिए। अब देखो मैंने दोनों का लेंथ शो किया है, डिफरेंट लेंथ लिया है क्योंकि दोनों का हो सकता है कि डिफरेंट हो मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने बी का कम लिया है, तो मतलब बी आपका छोटा था। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, जब दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तब इनका समेशन आता है मैक्सिमम। अब देखते हैं कितना आता है समेशन। तो हम लिखेंगे कि आर मैक्स, तो जहाँ पे कॉस थीटा था वहाँ पे हम कर देंगे +1। देखो ये तुम्हारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू ले लिया है +1। अब तुम ध्यान से देखो तो ये है तुम्हारा, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, मतलब कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इज a प्लस बी। दो वेक्टर का फॉर टू गिवन वेक्टर उनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आने वाला है वो तब आएगा जब दोनों वेक्टर आपका एक ही डायरेक्शन में हो
और उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना, उनके दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ए प्लस मॉड बी, दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को मैंने ऐड कर दिया है। मतलब कि अगर मेरे पास दो फोर्स हैं, एक का है 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड और दूसरे का है 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड, तो तुम इसमें से किसी भी एक को मान सकते हो ए वेक्टर और किसी एक को मान सकते हो बी वेक्टर। दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक का मान लो अगर है मैग्नीट्यूड, मान लो ए को मैंने बनाया 3 न्यूटन और बी का है मैग्नीट्यूड आपका 2 न्यूटन, तो जो इनका रिजल्टेंट का आने वाला है मैग्नीट्यूड वो दोनों एक ही तरफ था, तो इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे सिंपल मॉड ए प्लस मॉड बी, तो आंसर तुम्हारा आएगा 5 न्यूटन। अब तुम लोग एक बात और ध्यान से देखो कि ये तो हमने फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब जरा चेक करते हैं कि इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा। तो तुम लोग ऐसे ही देख के बोल सकते हो कि जिस तरफ ये दोनों वेक्टर थे इनका नेट भी इस तरफ ही आने वाला है, मतलब कि जो इनका नेट आएगा वो भी आपका आएगा 5 न्यूटन और इस तरफ ही आएगा, जिस तरफ दोनों वेक्टर थे उस तरफ ही नेट आने वाला है। या आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि अगर मैं मानूं कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे कि tan अल्फा क्या आया था, कुछ याद है, बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा। और क्या था थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो यहाँ पे थीटा था 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है 0, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। तो tan अल्फा आया है 0, मतलब अल्फा इज 0 डिग्री, मतलब कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर से बनाएगा एंगल 0 डिग्री, मतलब जिस तरफ ए था उस तरफ ही आपका आर वेक्टर ही आने वाला है। तो मैंने पहले ही तुमको बता दिया था कि जब भी तुम किसी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो और उनके बीच का अगर एंगल 0 डिग्री है तो मेरा नेट वाला वेक्टर भी उस तरफ ही आएगा, और उस नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को बस ऐड कर दो, सिंपल सी कहानी है। चलो अब देखते हैं सेकेंड स्पेशल केस कि कब होगा इनके रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम। तो रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम होने के लिए cos थीटा का वैल्यू होना पड़ेगा मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1, मतलब कि थीटा का वैल्यू होना पड़ेगा 180 डिग्री। और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तभी होगा जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर इस तरफ था ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट, तो इस केस में आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आएगा मिनिमम। देखते हैं कितना आएगा। तो आर मिनिमम के लिए जहाँ पे कॉस्ट था वहाँ कर देंगे -1, तो अब देखना आपका आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, चेक करना जहाँ पे कॉस्ट थीटा था मैंने वहाँ कर दिया -1। तो इसको अब आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी। दिस इज द आर मिनिमम, मतलब कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो उनका समेशन मिनिमम आने वाला है, और उस समेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा उन दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ए माइनस मॉड बी। अब देखो मैंने यहाँ पे मान के ऐसा रखा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा था, ठीक है ना, तभी हमने लिखा है मॉड ए माइनस मॉड बी। अगर तुम्हारा बी का होता ज़्यादा तब लिखते मॉड बी माइनस मॉड ए, तो उसमें कोई तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मॉड ए इज मोर देन मॉड बी, और मैंने डायग्राम में भी वैसा ही शो किया था। देखो यहाँ पे ए का लेंथ मैंने लिया था ज़्यादा। तो ये आपका आया है मिनिमम वैल्यू। तो जब हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो कि कैसे फाइंड करेंगे हम इनका डायरेक्शन, किस तरफ आने वाला है नेट वेक्टर का डायरेक्शन। तो जब दोनों वेक्टर मेरा एक तरफ था, जब उनके बीच का एंगल था 0 डिग्री, तो समेशन भी उस तरफ ही आया था, लेकिन इस केस में थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि हमने अगर एक लगाया है फोर्स 5 न्यूटन का और एक फोर्स लगाया है मैंने इधर मान लो, या 3 और 2 ले लो, चलो 3 और 2 ही लो, 3 न्यूटन का, और यहाँ मैंने लगाया है 2 न्यूटन का। तो अभी क्या है कि इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो इनका जो समेशन आएगा वो आएगा a माइनस बी, और जिसका वैल्यू था ज़्यादा आप उसको मान लो मॉड ए वेक्टर। तो आपका हो गया मॉड ए वेक्टर बराबर 3 न्यूटन, मॉड बी वेक्टर बराबर 2 न्यूटन।
तो जो इनका रिजल्टेंट आने वाला है वो आएगा मॉड ए माइनस बी, मतलब 3 माइनस 2 तो 1 न्यूटन। तो जो समेसन आएगा वो आपका आने वाला है 1 न्यूटन। तो देखो, तो नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर का आ रहा है मैग्नीट्यूड, तब इन दोनों वेक्टर, इन दो फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो हमको नेट फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है 1 न्यूटन का। और वो कहाँ मिल रहा है? तो जिस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा था, जिस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा था आपका नेट उसी तरफ मिलेगा इसका। जब आपने दोनों का ऐड किया था तब जिस तरफ दोनों फोर्स थे उस तरफ नेट आया था। जब आप इन दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जिसका वैल्यू ज़्यादा था उसके तरफ नेट वेक्टर आएगा। तो इस केस में मेरा ए वेक्टर था ज़्यादा, तो नेट वेक्टर मेरा आएगा ए के तरफ। अगर वही मान लो कि हम एक दूसरा केस ले जहाँ पे मेरा बी वेक्टर हो जाए ज़्यादा, जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसा ले लिया इधर, ये हमने यहाँ पे ले लिया 3 न्यूटन, और जो ए वेक्टर था उसको मैंने मान लिया 2 न्यूटन। ये आपका हो गया मॉड ए वेक्टर, ये आपका हो गया मॉड बी वेक्टर। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 ही है। तो इनका जो नेट हम लोग लिखेंगे, हम लोग जो नेट लिखेंगे वो लिखेंगे मॉड ए माइनस मॉड बी। और देखो यहाँ पे मेरा मॉड बी का वैल्यू था ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मॉड बी माइनस मॉड ए, या फिर आप ऐसा मान लो कि जिसका वैल्यू था ज़्यादा वो आपका हो जाएगा ए वेक्टर, आप ऐसे ही मान सकते हो, और जिसका वैल्यू कम था उसको आप मान लो बी वेक्टर। हो गया कहानी। तो जो नेट आएगा आपका वो आएगा 3 माइनस 2 1 न्यूटन, और जिसका वैल्यू ज़्यादा था उस तरफ ही आएगा। तो देखो इस तरफ, इस बार ए वेक्टर था जिस तरफ, जिसका वैल्यू ज़्यादा था आपका नेट वेक्टर उस तरफ ही आएगा। तो लिखेंगे मॉड आर बराबर 1 न्यूटन, एंड इस बार जो आएगा उसका डायरेक्शन वो आपका आने वाला है लेफ्ट साइड। बोलो ये कहानी है ना क्लियर? ये तीसरा स्पेशल केस है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो मैं उसको शो करूँ कुछ ऐसे, देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि इनका जो डायगोनल होगा वो देगा हमको नेट वेक्टर, मतलब जो इनका डायगोनल, मतलब जो इसका नेट आने वाला है वो कहीं इस तरफ आएगा, यही ना। फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का जो नेट वेक्टर आने वाला है वो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा, या फिर जो इनका डायगोनल होगा वो देगा नेट वेक्टर, तो उनका डायगोनल कहीं इस तरफ ही आएगा जहाँ पे हमने रेड पेन से शो किया है। तो आर वेक्टर आपका उस तरफ आएगा। तो चलो इस केस में हम लोग फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे यूज करेंगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा है 90 तो हो जाएगा कॉस 90, एंड कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सिंपल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका जो नेट वैल्यू आएगा वो फाइंड करने के लिए तुम लोग करना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट, सिंपल मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी कहानी है। ओके, और ये अपना राइट एंगल ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाएगा। अब ये तो हमने फाइंड किया कि उसका मैग्नीट्यूड। अब हमको कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो मेरा नेट वेक्टर आया है आर वेक्टर, उसका क्या होगा एंगल या क्या होगा उसका डायरेक्शन। तो चलो मैंने मान लिया कि इसने अल्फा बनाया है एंगल, कि अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विथ ए वेक्टर। तो चलो यूज करते हैं टेन अल्फा वाला। तो क्या था कि टेन अल्फा इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा। कुछ याद है ना कि हमको फाइंड करना हो एंगल विथ ए, तो हम लिखे थे ऊपर बी साइन थीटा, तो ऊपर लेंगे बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा, और कितना है थीटा, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री, तो बी साइन 90 डिवाइडेड बाई मॉड ए, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो इसको हम लिखेंगे बी बाई ए, कि टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। इसको मैं और तुमको अच्छे से अभी समझाऊंगा। अगर मान लो कि हमको फाइंड करना होता कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसने बी के साथ कितना बनाया एंगल, तो उसको मैं अगर मानता बीटा, तो देखना जब तुम ये करोगे ना तो वहां से टेन बीटा तुम्हारा आ जाएगा ए बाई बी। तुम करना देखना, तुमको करना क्या है कि बस जहां पे ए था वहां पे बी कर दो, जहां बी है वहां पे ए कर दो, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में। अब तुमको यहाँ पे एक चीज अच्छा से दिख रहा होगा कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका समेशन फाइंड करना हो तो सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको एंगल फाइंड करना है
कि नेट वेक्टर का एंगल कितना होगा। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, जिसके साथ हमको एंगल फाइंड करना है वो तो फिर से ऊपर नहीं होगा। तो हमको देखो जब हमने फाइंड किया tan अल्फा, तो हमको फाइंड करना था एंगल विद ए वेक्टर, तो ऊपर है b, तो जस्ट b बाई ए। यहाँ पे साइन और कॉस का कुछ और लफड़ा रहा ही नहीं है, जस्ट हो गया है b बाई ए। कि जब हमको एंगल फाइंड करना हो वो विथ ए वेक्टर तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर b बाई ए। जब हमको फाइंड करना हो एंगल विथ b वेक्टर तो हम लिखेंगे a बाई b। जिसके साथ एंगल फाइंड करना वो ऊपर नहीं होगा। कब? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तभी हम लोग ये यूज करेंगे। जब अदर देन 90 हो तो कुछ ऐसा 60 डिग्री हो, तो जो हम लोग मेरा बेसिक फार्मूला है b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, हम लोग वही यूज करेंगे। जब 90 हो तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो वो इस फॉर्म में आ गया है। क्या सबको ये बात याद रहेगी ना? ये कब है वैलिड? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ हम लोग करेंगे वहाँ पे दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 आएगा तो हम लोग एंगल के लिए सिंपल करेंगे b बाई ए या फिर a बाई बी। ठीक है ना? बोलो। जैसे मान लो कि हम मेरे यहाँ, एक मिनट, मेरे यहाँ अभी जस्ट हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल। चलो इसमें हमने दो वेक्टर लिया है। मान लो इधर हमने लिया है ए वेक्टर और इसका 4 न्यूटन है मैग्नीट्यूड। और इसको थोड़ा मैं लेंथ छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं उसको 3 मानूंगा। तो ये आपका जो सेकेंड वेक्टर है ये आपका शो कर रहा है बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। मतलब कि मॉड ए या सिर्फ ए इक्वल टू 4 न्यूटन, मॉड बी या फिर सिर्फ बी इक्वल टू 3 न्यूटन। अब तुमको फाइंड करना है कि इन दो वेक्टर को ऐड करने के बाद कितना आएगा रिजल्टेंट। तो देखो साफ हमको दिख रहा है कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बस जो हमने अभी सीखा है फॉर्मूला, तो मॉड आर या सिर्फ आर भी आप इसको लिख सकते हो, कोई चाप नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इनको F1 F2 भी आप लिख सकते हो। F1 मतलब पहला फोर्स, F2 मतलब दूसरा फोर्स। तो आप किसी भी चीज़ से आप उसको डिनोट कर सकते हो, कोई चाप की बात नहीं है। तो मॉड ए का होल स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो सिंपली आपका आने वाला है 5 न्यूटन। इन दो फोर्स को ऐड करने के बाद जो मेरा नेट वैल्यू आएगा वो आएगा 5 न्यूटन का। और फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स कहीं मेरा आने वाला होगा इस तरफ, डायगोनल की तरफ। तो इस तरफ आएगा नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स का इस तरफ आने वाला है डायरेक्शन। सिंपल सी कहानी ये है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि आपने अगर एक फोर्स लगाया है 4 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल में और 3 न्यूटन का वर्टिकल में, तो जो बॉडी का मूवमेंट होगा ना, वो बॉडी का मूवमेंट जो होगा वो होगा नेट फोर्स जो आपका 5 न्यूटन आने वाला है इस तरफ, उसके चलते ये जो नेट मूवमेंट होगा वो होगा आपका ड्यू टू फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। और वो आपका फोर्स कहीं आएगा इन दोनों के इधर बीच वाले में। ओके, चलो ध्यान से। तो ये मेरा आ गया नेट वेक्टर का वैल्यू। तो इसका जो मॉड आने वाला है वो आपका आने वाला है 5 न्यूटन। अब फाइंड करते हैं इसका डायरेक्शन। तो मैंने मान लिया कि इसने अल्फा एंगल बनाया है विथ ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे एंगल 90 था तो सिंपल यूज करो tan अल्फा। हमको फाइंड करना था एंगल विथ ए, तो ऊपर लेंगे b, तो कितना है वैल्यू ऑफ b, तो 3, नीचे 4, तो 3/4। तो tan अल्फा इज 3/4। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज tan इनवर्स 3/4। या फिर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब एंगल का वैल्यू 37 डिग्री होता है तो tan अल्फा का वैल्यू आपका होता है 3/4। मतलब ये जो एंगल शो कर रहा है वो शो कर रहा था 37 डिग्री। ये जो एंगल है वो आपका शो कर रहा है 37 डिग्री। अब मान लो कि हमको फाइंड करना होता है एंगल विथ बी वेक्टर, तो उसको मैं मान लेता बीटा। तो यहाँ पे होता है tan बीटा इज इक्वल टू, हमको एंगल फाइंड करना है विथ बी, तो ऊपर होगा ए, तो 4/3। तो बीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 और ये तुम्हारा आने वाला है 53 डिग्री। तो तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि अगर अल्फा आया है 37 तो पक्का बीटा 90 माइनस अल्फा ही आता, तो आपका 53 ही आएगा। तो ये सिंपल सी कहानी है। बोलो ठीक है ना? ऐसे मेरे को यूज करना है। नेक्स्ट स्पेशल केस, यहाँ पे हमने अब जो मैं लूंगा एंगल वो ना तो रहेगा मेरा 0, ना तो रहेगा 90, ना तो रहेगा 180, कुछ अलग रहता है। 60 70 नहीं लेंगे, 60 लेंगे या 30 लेंगे, कुछ ऐसा लेंगे। तो चलो मैंने लिया ये वेक्टर ए वेक्टर, मैंने ये लिया बी वेक्टर, दोनों का मैंने सेम रखा है इस बार मैग्नीट्यूड।
ए वेक्टर का भी आपका मॉड है मान लो 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब ये होगा कि वो आपका फोर्स होगा तो उसका हो जाएगा न्यूटन, 3 न्यूटन। अगर वो वेलोसिटी है तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा हमने कुछ मान लिया 3 यूनिट। और जो मैंने मॉड बी माना है वो भी मैंने माना है 3 यूनिट। मतलब कि अगर दो वेक्टर का सेम हो जाए मैग्नीट्यूड और इनके बीच का मान लो एंगल था 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल था 60 डिग्री, तो पक्का फ्रॉम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन जो इनका नेट वेक्टर तो कहीं इस तरफ ही आने वाला है, जो इनका बनाएगा डायगोनल, तो नेट वेक्टर कहीं आने वाला है इस तरफ। देखते हैं कितना है, तो चलो फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम ही आने वाला है। तो 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 cos 60, क्योंकि उनके बीच का एंगल था 60 डिग्री, तो हो जाएगा 18 प्लस 18 एंड cos 60 इज हाफ। देखो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27, मतलब आपका जो मॉड आर आने वाला है वो आपका आने वाला है 3√3 यूनिट, 3√3 यूनिट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब जरा फाइंड करते हैं एंगल कि ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसने कितना एंगल बनाया विथ ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे 90 नहीं है, ना ही 0 है, ना ही 180 है, तो हमको जो नॉर्मल था फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे। तो tan अल्फा एंगल फाइंड करना है ए से, तो ऊपर लेंगे बी, तो मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड बी 3 है तो 3 साइन 60 डिवाइडेड बाई मॉड ए भी 3 है प्लस 3 प्लस मॉड बी भी 3 है, 3 इंटू कॉस 60, यही ना। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू साइन 60 इज √3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस 60 इज 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3√3/2 बाई 9/2, 2 से 2 कैंसल आउट, 3√3/9। जब तुम ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आएगा 1/√3, तुम लोग करना देखना आएगा 1/√3। तो tan अल्फा आया है 1/√3। अब तुमको अगर थोड़ा सा याद होगा तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था 60 डिग्री, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना वो एकदम बीच में आया है। देखो एकदम बीच में आया हुआ, क्योंकि वो ए से भी बनाया है 30 डिग्री तो वो बी से भी 30 डिग्री ही बनाएगा। तो यहाँ से तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रख सकते हो कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल कुछ थीटा हो, तो जो आपका आता है नेट वेक्टर या जो आपका आता है रिजल्टेंट वेक्टर ना, वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे आता है। मतलब ये जो नेट वेक्टर आएगा वो दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, और वो इक्वल एंगल जस्ट होगा उनके बीच का एंगल का आधा। तो अगर उनके बीच का एंगल था थीटा तो ये बनाएगा θ/2 एंड θ/2। बोलो पक्का याद रहेगा? ओके, जैसे देख लो एक और एग्जांपल हमने लिया 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स। मैंने बोला कि आप फाइंड करो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल 90 है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो मॉड आर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 5 का तो ये 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो आपका आएगा 5√2। तो चेक करना ये आएगा 5√2 न्यूटन। अब फ्रॉम पैरेललोग्राम नेट वेक्टर कहीं आने वाला है बीच में। और एक बात और देखो, इन दोनों का सेम था मैग्नीट्यूड, तो ये जो नेट वेक्टर आएगा वो दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा, तो कितना आएगा वो इससे भी होगा 45 डिग्री पे और इससे भी होगा 45। तो अब तुमको एंगल के लिए फार्मूला यूज करने का जरूरत भी नहीं है। अगर दोनों का मॉड सेम था तो नेट वेक्टर एकदम बीच में आने वाला है 45 पे, तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे। तो ये सब तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट केस था। अब मैं यहाँ से एक नोट्स लिखता हूँ। अभी क्या देखा हमने, ये देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आया था रिजल्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वो आया था
दोनों वेक्टर का जो इंडिविजुअल समेशन था उनके मैग्नीट्यूड का, तो आया था मॉड ए प्लस मॉड बी, और जो मिनिमम आया था, आप चाहो तो इस पर मॉड लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई चाप की बात नहीं है, या आप सिंपल इसको आर मैक्स भी ले सकते हो, आप सिंपल इसको आर मिन भी ले सकते हो। मतलब आप जब एरो लगाना तब फॉर शोइंग मैग्नीट्यूड आप डब्बा ऐड करना। तो आर मीन आपका आया था मॉड ए माइनस मॉड बी, या आप सिंपल आप इसको ए माइनस बी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू आया है मॉड ए प्लस मॉड बी या ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू आया है मॉड ए माइनस मॉड बी या फिर ए माइनस बी, ठीक है ना, ये आपका हुआ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि दो वेक्टर के समेशन का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के समेशन का मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और इसी को हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही आपका हुआ आर वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो हमको अगर लिखना होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आप इसको मॉड ए प्लस मॉड बी मत लिखना, फिर ये जो आपका मॉड ए प्लस मॉड बी एंड ए प्लस बी का मॉड, ये दोनों डिफरेंट चीज शो करता है। आपका जो ये मॉड ए प्लस मॉड बी शो कर रहा है इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन, और जो आपका ए प्लस बी वेक्टर का जो आपने ऊपर लगाया है मॉड, मतलब जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो मॉड ए प्लस मॉड बी है इंडिविजुअल, वो शो कर रहा है इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझना। तो ये आपका आ गया यहाँ से। तो ये जो आपका दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसका रेंज क्या आ रहा है देखो। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा मॉड ए माइनस मॉड बी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो आपका आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। ये आपका मिनिमम वैल्यू और ये आया आपका मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कि हमेशा ए प्लस बी का मॉड जो आएगा वो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। ये देखो, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इन सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे बोल सकते हो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमेशा, हाँ सिंपल ही है, वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस r को हटा दे रहा हूँ, a वेक्टर माइनस मॉड b वेक्टर का, और यहाँ से ये आपका रेंज हो गया। अब आप एंगल चेंज करोगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, लेकिन उसका वैल्यू इस मॉड ए माइनस मॉड बी से कभी कम नहीं हो सकता है, और इस मॉड ए प्लस मॉड बी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसका रेंज हुआ, इसके हमेशा बीच में लाई करेगा, इक्वल होता है। मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल तब होगा जब एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और मॉड ए माइनस मॉड बी के इक्वल तब होगा जब एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब लेकिन हमेशा इसके बीच में ही लाई करेगा। अब अगर 0 और 180 के बीच में कुछ एंगल आया तो फिर उसका वैल्यू भी इसके बीच में ही लाई कर रहा होगा। बोलो ठीक है ना कहानी, बोलो जल्दी से। ओके 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 ओके, देखो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने अभी जो पहला दो केस लिया था वहां पे हमने फाइंड किया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और हमने फाइंड किया था मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और हमने वहां से चेक किया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन। मतलब 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 5 न्यूटन। और सिमिलरली हमने फाइंड किया था कि उनका जो मिनिमम वैल्यू आया था समेशन का वो आया था 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, मतलब आया था 1 न्यूटन। तो वो था आपका मिनिमम वैल्यू। मतलब कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जो उनका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी, उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का समेशन, और जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो ये इनका रेंज हुआ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, और वो आ रहा था फॉर एंगल 0 एंड 180। तो अगर 0 और 180 के बीच में कुछ एंगल लाई करेगा तो उनका वैल्यू भी ये मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस मॉड बी के बीच में कहीं लाई करेगा। तो सिंपल सी कहानी है कि कभी भी दो वेक्टर का समेशन उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के समेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकता है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज देखो ऐसा कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है
दो फोर्स है 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 5 न्यूटन और इनका मिनिमम वैल्यू आएगा 1 न्यूटन। कभी भी इनका वैल्यू 0 न्यूटन नहीं आ सकता है, कभी भी इनका वैल्यू 6 न्यूटन नहीं आ सकता है। हमेशा वैल्यू 1 से 5 के बीच में ही आएगा। 1 तब आएगा जब एंगल होगा 180 डिग्री, 5 तब आएगा जब एंगल होगा 5 तब आएगा जब एंगल होगा 0 डिग्री। और अगर 0 और 180 के बीच में कुछ एंगल है, मतलब कि अगर एंगल है 60 डिग्री तो फिर वो 1 और 5 के बीच में कुछ आएगा, अगर एंगल है 90 तो भी 1 और 5 के बीच में ही कुछ आएगा। आप समझी? हाँ, और यहाँ पे एक जो होता है सबको कंफ्यूजन कि ये a प्लस बी का मॉड एंड मॉड a प्लस बी, ये दोनों चीज सेम होता है। ये तुम्हारा ये दोनों चीज सेम नहीं होता है। ये तुम लोग ऐसा कंफ्यूजन कभी मत करना। एक्चुअल में जो तुम्हारा a प्लस बी का मॉड है वो शो करता है रिजल्टेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और जो मॉड a प्लस मॉड बी है ये शो करता है समेशन ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। मतलब कि मान लो कि अगर हमने दो वेक्टर लिया है 3 और 2 न्यूटन का, तो उनका मॉड a प्लस मॉड बी हमेशा 5 आएगा, वो हमेशा 5 आएगा। लेकिन अगर हम उनके रिजल्टेंट वेक्टर का फाइंड करें मैग्नीट्यूड, तो वो हमेशा 5 नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब उनके बीच का एंगल होगा 0। समझी ना? ओके, पक्का ना? देखो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पेयर ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मेरे किसी बॉडी पे दो फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन और 4 न्यूटन का, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू रिजल्टेंट का कभी पॉसिबल नहीं है? बताओ। 4 ऑप्शन है, हमने दो फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, तो इनमें से कौन सा फोर्स पॉसिबल नहीं है कि नेट मतलब 5 और 4 का नेट वैल्यू इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है? 10 न्यूटन। वेरी गुड, आंसर इज 10 न्यूटन। क्योंकि हमने क्योंकि हमने तुमको अभी बताया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर था ए और बी, तो उनका जो समेसन आता है, उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो हमेशा आता है इस रेंज में, मॉड ए माइनस मॉड बी से लेके मॉड ए प्लस मॉड बी तक। तो अगर हम इसे चेक करें तो मॉड ए माइनस मॉड बी आपका आएगा 5 माइनस 4 1 न्यूटन, और इधर मॉड ए प्लस मॉड बी आपका आएगा 9 न्यूटन। तो इनका समेशन हमेशा 1 और 9 के बीच में ही लाई करेगा, ना तो 1 से कम होगा ना तो 9 से ज़्यादा होगा। तो देखो तो 1 6 और 3 इस रेंज में लाई कर रहा था, लेकिन जो 10 न्यूटन था वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा था। तो इन दो फोर्स को मिला के आपका वैल्यू कभी भी 9 न्यूटन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।